नमस्कार, मैं कुंदन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी यानी जो 10th क्लास का जो हिंदी है उस हिंदी का फर्स्ट से लेकर 6th लेसन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे और यह बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ लेंगे और आने वाले जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में अच्छा तरीक़ा से आप लिख सकेंगे। तो देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। यानी बहुत ही अच्छा तरीका से आपको बताया गया है, इसलिए आप अच्छा तरीका से इसको लिख लीजिएगा और आप बढ़िया तरीका से समझ लेते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। कह रहा है कि इनका जन्म जो है महू मध्य प्रदेश में हुआ था और यह एक दलित परिवार के थे। यानी भीमराव अंबेडकर का जो जन्म जो है वह महू मध्य प्रदेश में हुआ था और दलित परिवार थे यानी छोटे जाति के थे। इनका निधन यानी भीमराव अंबेडकर का जो निधन हो गया वह 1956 ईस्वी में हो गया और यह कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। याद रखिए कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, तो वह 3 प्रेरक व्यक्ति रहे हैं कौन, तो बुद्ध रहे हैं, कबीर रहे और ज्योतिबा फूले रहे। याद रखिएगा आएगा कि अंबेडकर के कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं, तो 3 रहे हैं और 3 कौन थे, तो बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फूले थे। उसके बाद इनको भारतीय संविधान का निर्माता कहा गया है। याद रखिएगा भारतीय संविधान का निर्माता भी कहा गया है किसको, तो इनको कहा गया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। आगे देखिएगा ध्यान से। आगे क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो है वह लेखक है कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और इनकी जो कृति है याद रखिएगा, इनकी कृति है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, द अनटचेबल्स, हु आर दे और हु आर शूद्राज। और ट्रिक क्या है कि इनका जितना भी कृति है वो सारा कृति इंग्लिश में है। याद रखिएगा यानी अंग्रेजी में है। देखिए ना, आप देखिए द कास्ट इन इंडिया यह तो इंग्लिश शब्द है ना, देयर मैकेनिज्म यह भी इंग्लिश शब्द है। तो जितना भी इनका कृति है उन सभी कृति का याद रखिएगा कि इंग्लिश में है। तो इंग्लिश में जो भी कृति रहेंगे वो सब हो जाएंगे किनका, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। आगे क्या है देखिएगा, आगे है विडंबना क्या है, तो विडंबना यही है कि आधुनिक सभ्य समाज में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। यानी इस चैप्टर में भी कहे हैं कि विडंबना यही है कि आज के सभ्य समाज यानी आज जमाना बहुत ही आगे चला गया लेकिन फिर भी लोग जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, आज भी लोग जातिवाद करते हैं। तो यही सबसे बड़ी विडंबना है लेखक के नज़र में। आगे क्या है, सभ्य समाज के लिए जरूरी क्या है, तो श्रम विभाजन जरूरी है। याद रखिएगा सभ्य समाज के लिए जरूरी क्या है, तो श्रम विभाजन जरूरी है। और मनुष्य के जीवन भर के लिए बांधती क्या है, तो जाति प्रथा बांध देती है। याद रखिए मनुष्य को जीवन भर के लिए अगर बांधती है तो कौन, जाति प्रथा बांध देती है। श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है, तो जाति प्रथा ही है। यानी श्रम विभाजन का दूसरा रूप क्या है, जाति प्रथा। लेखक जाति प्रथा को क्या कहते हैं, तो यह एक हानिकारक प्रथा के रूप में मानते हैं कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे क्या है देखिएगा, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण जो है वह है जाति प्रथा है। आगे कहे हैं लेखक क्या कहे हैं कि आज के समय गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या क्या है, तो जाति प्रथा। यानी वह लेखक कह रहे हैं कि आज से गरीबी और उत्पीड़न से भी सबसे बड़ी अगर समस्या है तो वह है कौन, जाति प्रथा है। आगे देखिएगा सेकंड जो चैप्टर है विष के दांत, उस विष के दांत को देखिएगा और बहुत ही अच्छा तरीका से समझ लेते हैं। यदि आप बढ़िया तरीका से इसको देख कर जाते हैं ना तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 10th क्लास के जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो सारा ऑब्जेक्टिव आपके इसी चैप्टर से रहेंगे। तो इसमें 6 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है, बाकी जो भी चैप्टर बचेंगे इसके पार्ट 2 वीडियो में आएंगे। तो देखिएगा विष के दांत जो कहानी है, कहानी के जो लेखक है कौन, नलिन बिलोचन शर्मा है। और इनका जन्म जो है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था और पटना के बदरघाट में हुआ था। यानी पटना में एक जो है स्थान है जिसका नाम है बदरघाट और इसी बदरघाट में इनका जन्म हुआ। लेखक जन्मना क्या थे, तो जन्म से ही ये भोजपुरी बोलते थे और बिहार और पटना का सबसे मातृभाषा क्या है, तो ये भोजपुरी ही है ना। तो ये जन्म से ही क्या बोलते थे, भोजपुरी बोलते थे। उसके बाद देखिएगा इनके पिता का नाम महापोध्याय पंडित रामावतार शर्मा और उसके इनके जो पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में थे कौन, तो यह थे लेखक नलिन विलोचन शर्मा। उसके बाद इनके माता का नाम रत्नावती शर्मा और पिता का नाम जो थे
वह था महाोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1959 ईस्वी बने थे। याद रखिएगा कब बने थे? तो 1959 ईस्वी बने थे। इनका जो निधन जो हुआ था, वह निधन जो हुआ, याद रखिएगा कि 12 सितंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा इनका निधन यानी हुआ 12 सितंबर 1961 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में। कृति जो है दृष्टिकोण है। याद रखिए कृति आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आ रहे हैं कि दृष्टिकोण किसके द्वारा लिखा गया है, तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। याद रखिए नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड और विष के दांत भी लिखा गया है किनके द्वारा? तो नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा। आगे क्या है? विष के दांत कहानी है, तो यह एक मध्य वर्ग की कहानी, याद रखिएगा मिडिल क्लास की कहानी है। सेन साहब की कितनी बेटियां हैं? तो 5 है, और पांचों का नाम क्या है? सीमा, आलो, शेफाली, रजनी, आरती। याद रखिएगा पांचों, और पांचों जो है ना वह कठपुतली है। आप पढ़े होंगे चैप्टर, तो पांचों जो है वह अपने पिता के कठपुतली है। और जो खोखा है, वह खोखा क्या करता है? अपने पिता को बहुत ज़्यादा तबाह करता है, और वह पिता भी अपने आप को शौक महसूस करते हैं। इनके इकलौता पुत्र है, तो या तो आप कासू या खोखा दोनों ये रख सकते हैं। निक नेम है खोखा, कासू ये है असल नेम। उसके बाद देखिएगा अगला है सेन साहब की कार है, तो कार का नाम क्या है? स्ट्रीमल इंड। याद रखिएगा पुराने ज़माने के जो कार है वह कार बहुत ही बड़े होते। आज के जो BMW जो है वह उस समय का आप समझ लीजिए कि स्ट्रीमल इंड थे। तो स्ट्रीमल इंड जो है कार का नाम है। इस कार पर इन्हें नाज है, और कीमत जो था उस समय उनका ये कार का तो 7,500 में ली गई थी। आगे देखिए इनकी लड़कियां है तो कठपुतलिया है। मैं आपको बोला हूँ ना कि यह जो पांचों लड़कियां है, वो पांचों लड़कियां जो है कठपुतलिया है, और सेन साहब को इन पर गर्व है कि हाँ मेरी जो पांचों लड़कियां है वह कठपुतलिया के समान है। उसके बाद सेन साहब अपने बेटों को क्या बनाना चाहते हैं? तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़े भी होंगे, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। उसके बाद देखिए गिरधर लाल कौन है? तो कौन है? सेन के फैक्ट्री का किरानी है, यानी सेन साहब के फैक्ट्री का किरानी है कौन? गिरधर लाल। और गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल का बेटा ही है जो मदन, जो किसके? तो कासू के 2-2 दांत क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो आप ही जितने भी इम्पोर्टेंट है ना वो सारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनाया गया है, इसलिए आप अच्छा तरीका से देख लीजिएगा। थर्ड लेसन देखिएगा, थर्ड लेसन क्या है? देखिएगा भारत से हम क्या सीखे? तो भारत से हम क्या सीखे? इसके जो लेखक है फ्रेडरिक मैक्समूलर है। मैक्समूलर का जन्म जो है 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में जर्मनी के डेसाउ में हुआ था। याद रखिएगा जर्मनी के डेसाउ नामक गांव में हुआ था। और मैक्समूलर कितने वर्ष के थे जब उनके पिता विल्हेल्म मूलर नहीं रहे? तो मात्र 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष के जब यह थे उसी समय इनके पिता विल्हेल्म मूलर की मृत्यु हो गई। आगे देखिएगा ध्यान से, मैक्समूलर को वेदांतियों का भी वेदांती किसने कहा है? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है इनको वेदांतियों का भी वेदांती कहा है। उसके बाद देखिएगा मैक्समूलर को नाइट की उपाधि किसने दी? कब और किसने दिया? तो 1868 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया के द्वारा इन्हें नाइट की उपाधि दी गई, और यह बहुत ही बड़ी उपाधि होती है, यह दिया गया। उसके बाद आगे क्या है? सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है? तो भारत है। याद रखिएगा ये लेखक कहे कि सब अगर दुनिया में अगर देखा जाए तो सबसे अगर सभी चीज़ से संपन्न अगर कोई अगर देश है तो वह क्या है? भारत है। आगे देखिए वारेन हेस्टिंग्स को कितने दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा मिला था? तो 172 दारिश नामक। याद रखिएगा 172 दारिश नामक सोने से भरा सिक्का मिला हुआ था। आप पढ़े होंगे, लेकिन बाद में उसको कहा जाला कि कंपनी ने उसका मूल्य न समझकर उसको गंवा दिया था। ये आप बढ़िया से समझे हैं। आगे देखिए लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो भारत के गांव में हो सकते हैं। यानी लेखक कहते हैं कि अगर आपको अगर सच्चे भारत का अगर दर्शन चाहिए तो आपको दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में नहीं जाना होगा, बल्कि आपको अगर जाना होगा तो भारत के गांव में, वहीं पर आपको पूरी तरह से सच्चे भारत का दर्शन हो सकते हैं। आगे देखिएगा ध्यान से, आगे क्या है? आगे आप समझ लीजिएगा। आगे क्या है कि
आगे जो चैप्टर है वह है नाखून क्यों बढ़ते। याद रखिएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं उसको देख लीजिएगा बढ़िया से। यह आपका चौथा चैप्टर होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह जो लिखा गया है किसके द्वारा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। और नाखून क्यों बढ़ते क्या है, तो यह एक निबंध है। याद रखिएगा, कहानी नहीं है और ना ही आत्मकथा है, ना ही भाषण है, यह एक निबंध है। याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो सन 1907 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान की बात किया जाए तो बलिया उत्तर प्रदेश। याद रखिए, बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है, यह कथन जो है, यह कथन किनका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो निधन जो हुआ था वह 1979 ईस्वी में हुआ। उसके बाद देखिएगा इनका जो कृति है, कृति को आप बढ़िया से समझ लीजिएगा। कृति क्या है, अशोक के फूल, कल्पलता, पृथ्वीराज, रासो, पुनर्नवा, सूर साहित्य, कुटज और बाण भट्ट की आत्मकथा, यह जो है इनकी कृति है और बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। याद रखिए, आएगा कि अशोक के फूल किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो लेखक का नाम क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बाण भट्ट की आत्मकथा किसका है, तो यह भी है किनका, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला देखिएगा क्या है, नाखून क्यों बढ़ते, यह प्रश्न किसके द्वारा पूछा गया, तो लेखक की छोटी लड़की के द्वारा पूछा गया था इनसे, और यह बता अच्छी तरह से नहीं पाए थे। निर्लज अपराधी किसे कहा गया है, तो नाखून को कहा गया है। याद रखिएगा। और लेखक किसे देखकर निराश होते हैं, तो नाखून को। लेखक का कहना है कि अब नाखूनों को की जरूरत मनुष्य को नहीं रही, इसलिए मनुष्य को नाखून बढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि अब बहुत सारे हथियार हो गए हैं। पहले जो था, हजारों साल पहले हथियार नहीं थी, इसलिए हमें हमारे नाखून की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब नाखूनों की ज़रूरत नहीं है। लेखक किसे देखकर निराश होते हैं, तो नाखून को। और सबसे मजबूत हड्डी के हथियार किसके होते थे, तो देवताओं के राजा जो थे वज्र, उसके होते थे, जो मुन्नी के हड्डी से बना होता था। मुन्नी के हड्डी से बना होता, जो ददीची मुन्नी के हड्डी से। याद रखिएगा, कौन मुन्नी से, तो ददीची हड्डी के मुन्नी से जो बना हुआ था, उनका जो शरीर का जो हड्डी होता था, वह हड्डी हथियार के कामों में लाया जाता था। आगे है, सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह जो कथन है किनका है, तो कालिदास का है। याद रखिएगा, यह जो है कथन किनका है, कालिदास का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, यह ध्यान में रखिएगा। आगे है, मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ क्या है, तो मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ है नाखून काटना और बढ़ाना। आगे देखिएगा, पांचवा लेसन में हम लोग चलेंगे। पांचवा, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि इसके बाद वाला जो चैप्टर है उन सभी चैप्टर का आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। और मैथ का भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं आपके पास वीडियो भेजूंगा। इसलिए आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को करके सब्सक्राइब आप जुड़ जाइए। आगे क्या है देखिएगा, पांचवा लेसन है नागरी लिपि। याद रखिएगा, नागरी लिपि। तो नागरी लिपि क्या है, तो यह एक निबंध है जो लिखा गया है किसके द्वारा, तो गुणाकर मूल्य के द्वारा। याद रखिएगा, किसके द्वारा, गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया। और नागरी लिपि क्या है, तो देवनागरी ही। याद रखिएगा, नागरी लिपि को ही कहा गया है देवनागरी लिपि, यानी जिस भाषा में यह लिखा जाता है हिंदी, यह इसे ही कहा जाता है देवनागरी लिपि। और इसमें लिखा जाता है हिंदी, मराठी और भी बहुत ज़्यादा, गुजराती, बंगाली, ये सारे जो भाषा जो होते हैं वह देवनागरी का ही अंग होते हैं। किस लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई, तो देवनागरी लिपि के अक्षरों में अब स्थिरता आ गई। गुजराती लिपि किससे भिन्न नहीं है, तो देवनागरी लिपि से ज़्यादा भिन्न नहीं है। कौन, गुजराती लिपि। आगे देखिएगा ध्यान से, आगे जो क्वेश्चन है, आगे क्या है कि कृतियाँ है। याद रखिएगा, कृतियाँ क्या है, तो कृतियाँ है कि अक्षरों की कहानी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। भारत इतिहास और संस्कृति इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ब्रह्मांड परिचय इन्हीं के द्वारा। देवों का नगर जो कहा जाता है, तो वह काशी को कहा जाता है। याद रखिएगा, काशी को कहा जाता है, देवों का नगर कहा जाता है। और गुर्जर प्रतिहार कहाँ पर शासन किया, तो अवंती में। याद रखिए, अवंती जो बहुत ही बड़े कहा जाए कि साम्राज्य थे, और वहाँ के जो है शासक जो हुए थे वह गुर्जर प्रतिहार। बादशाह अकबर के सिक्के पर किसके आकृति बनी थी, तो राम सीता के। याद रखिएगा, बादशाह अकबर के जो सिक्के होते थे उस सिक्के पर राम सीता के आकृति बनी होती थी। और बादशाह अकबर को कुछ हद तक वह अच्छा राजा भी माना गया है। याद रखिएगा,
देवनागरी लिपि से ज़्यादा भिन्न नहीं है, तो कौन लिपि भिन्न नहीं है? गुजराती लिपि ज़्यादा भिन्न नहीं है। और बंगला लिपि की बहन है, तो कौन बहन है? तो नागरी लिपि को बंगला लिपि की बहन कहा गया है, याद रखिएगा। अगला जो है याद रखिएगा, छठा चैप्टर की तरफ चल रहे हैं। हाँ, मैं पूरा करवाऊंगा ना, सारा का सारा पूरा करवाऊंगा। बस आप क्या कीजिए कि आप अच्छा तरीका से देख लीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी आप कहिए कि हाँ, इस गुरुकुल.com चैनल से जुड़ जाओ, ताकि आपका पूरा तरह से कंप्लीट हो सके। और दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर कीजिए। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत। याद रखिए, बहादुर जो कहानी है उस कहानी के लेखक कौन है? तो अमरकांत। और अमरकांत का जन्म जो है वह जुलाई 1925 यानी 1925 ईस्वी में जुलाई में हुआ था। आगे है इनका जन्म, तो नागरा बलिया उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, जन्म जो उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है बलिया, और वहाँ पर एक छोटा सा शहर जैसा है नागरा, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। कथा लेखन के लिए मिला है इनको, यानी जो भी कहानी वगैरह लिखे हैं उनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। यह बहुत ही बड़ी पुरस्कार होती है लेखक के लिए। आगे देखिएगा, कृतियाँ तो जिंदगी और जोक। याद रखिएगा, जिंदगी और जोक इनके द्वारा लिखी गई है। देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, वानर सेना और यह सुखजीवी, यह लिखा गया है इन्हीं के द्वारा। आएगा कि सुखजीवी के रचनाकार कौन है? तो यह याद रखिएगा, अमरकांत। जिंदगी और जोक के लेखक कौन है? अमरकांत। तो इस तरह से आपका यह आ सकता है। आगे देखिए, बहादुर का घर कहाँ है? तो नेपाल। याद रखिएगा, बहादुर का जो घर है, जो अपना घर छोड़कर चला आया था, तो वह उनका घर कहाँ? नेपाल है। याद रखिए, बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक के साला, यानी लेखक के साले साहब जो है बहादुर को स्टेशन पर से वह लेकर आए थे, क्योंकि वह जो है उनके मम्मी के द्वारा, बहादुर के मम्मी के द्वारा उनको पीटा गया था, क्योंकि बहादुर जो है उस भैंस को ज़्यादा मार दिया था जो भैंस से उनकी माँ बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। उस भैंस को यह ज़्यादा मार दिया था, इसलिए माँ भी ज़्यादा मारी, तो वह घर छोड़कर ही भाग आया। और बहादुर ने किसे मारा था? तो मैं आपको बताया हूँ, भैंस को मारा था। बहादुर का उम्र उस समय जो था, जिस समय वह लेखक के पास नौकरी करता था, 12 से 13 वर्ष। याद रखिएगा। और उनका जो शरीर था, जो बहादुर का था, ठिगना चकट शरीर, गोरा रंग, और मुंह जो था वह चपटा हुआ था। उसके गले में स्काउटों की तरह लटके हुए थे और रुमाल बंधा हुआ था। और उसके बाद देखिए, लेखक की पत्नी का नाम क्या है? निर्मला। और उनके बेटे का नाम क्या है? किशोर। किशोर जो बदमाश जो है, वह क्या करता है? बहादुर को तंग करता है, मारता है। उसके बाद निर्मला भी शुरू में तो प्यार करती है, लेकिन बाद में कह चले कि बहादुर से नफरत करती है, और उसके वजह से ही, मारने पीटने के वजह से ही, वह एक दिन बहादुर जो है वह घर छोड़कर भाग आता है। और क्योंकि उसके जो रिश्तेदारी आए हुए होते हैं, वह पैसे का इल्ज़ाम लगा देते हैं किस पर? तो बहादुर पर। आगे, किसके मारने से बहादुर अपना घर से भाग गया था? तो माँ के मारने से, मैं आपको बताया हूँ। उसके बाद देखिएगा, निर्मला बहादुर को बुलाती थी तो दिल बहादुर, लेकिन यही जो बहादुर है, बाद में बहादुर दिल शब्द हटाकर सीधा बहादुर कर दिया गया था। तो बहुत ही अच्छा तरीका से इन सभी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो एक बार मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूँ कि सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, और इसके बाद वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।